नमस्कार दोस्तों। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है जिसमें जो आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स में यांत्रिकी। माफ करिएगा, फिजिक्स में यांत्रिकी। जिसके तहत हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति। इनसे संबंधित जितने भी जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे एक बार में। थ्योरी पोर्शन को बाद में कवर करेंगे। अभी सीधे प्रश्नों को करते हैं कवर। आइए, पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम आधारित है किस पे? जड़ता के नियम पे आधारित है। पहला, जड़ता का नियम के तहत क्या कहता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में रहेगी एवं जो गतिमान अवस्था में है वह गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक इन पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल जो है अन्यथा उसे व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है उतनी ही उतनी ही उतने कम बल का प्रयोग करके ही उतनी मात्रा में काम करने के लिए। आपका उत्तर है बी। साधारण यंत्र अर्थात जो मशीन है वह मानव की किस प्रकार से सहायता करती है? तो हम कम बल का, कम फोर्स का यूज करके उतनी ही मात्रा में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, वही है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो जो तराजू की रीडिंग है वह क्या है? बढ़ेगी। एक व्यक्ति अगर संवेदनशील तराजू पर खड़ा है तो गहरी सांस लेगा, तराजू की जो रीडिंग है वो क्या बढ़ेगी? व्यक्ति के गहरी सांस लेने इनहेल करने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? देखिए, वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वह अपकेंद्रण पे आधारित है। अर्थात जो है, अगर आपको इस तरीके से बनाए तो केंद्र से बाहर की ओर जाने पर जो बल कार्य करता है उसको अपकेंद्रण बल कहते हैं, और जो केंद्र से अंदर की ओर, जो बाहर से केंद्र की ओर आता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन से, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात जो है केंद्र से बाहर की ओर बल लगाते हैं। कौन कौन से? कपड़ा साफ करने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन आदि। प्रक्षालन जो मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वह अपकेंद्रीयकरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें हम या तो सदिश देख लीजिए या फिर अदिश याद करिए। तो आयतन है तो सदिश राशि नहीं है, जबकि जो क्या है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग एवं आवेग, ये सारी जो राशियां हैं वो कौन सी है? सदिश। कौन कौन सी? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग और त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये सारी सदिश राशियां हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग। संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर है सी, द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग है। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान एवं त्वरण का है। F बराबर ma, जिसमें F हो गया बल, m हो गया मास द्रव्यमान और a हो गया त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन की गति का जो है
दूसरा नियम भी है। ठीक है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण F बराबर ma। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 6। घन का आयतन बराबर है 1 क्यूब, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्र है 6 I² अर्थात प्रश्न अनुसार दोनों समान है, इसलिए 1 3 बराबर 6 I², तो 1 बराबर 6। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है का क्या आशय है? इसका सीधा सा अर्थ है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। हवाओं की कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा। ये ठीक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, किंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः शरीर के यात्री के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है पीछे की ओर झुक जाता है। एक जो पृष्ठ पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। दूसरा क्या है? कारण क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h जो है परिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें कथन और कारण दोनों तो सही है, किंतु जो है RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। घर्षण पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति की एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि जो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या है? घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। ठीक है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और सही बताइए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने की आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। ये होगा इसका आंसर। शुरू में जो है इसका भार कम होता है, माफ करिएगा, सॉरी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा सी। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। गाड़ी रुकी हुई है तो न्यूटन के गति का पहला नियम अर्थात जो विराम अवस्था में है वह विराम रहेगी। जब इस पर कोई बाहरी बल लगेगा तब फिर घर्षण कम होगा और गाड़ी चलने लगेगी। ये कोई काम का प्रश्न नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी कुछ खास नहीं है, बाकी इसको देख लीजिए। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि आप समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी अर्थात एक्स बराबर वाई बराबर जेड आपस में बराबर होंगे। ठीक है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात 4:9 है, उनके वेग का अनुपात कितना होगा?
2:3 होगा। प्रश्न अनुसार क्या है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान बराबर m। माना पहली वस्तु का जो वेग है v1 है, दूसरी वस्तु का वेग है v2। पहली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वन क्या है, 1/2 mv1 स्क्वायर। दूसरे की भी क्या है, 1/2 mv2 स्क्वायर। अब दोनों समीकरणों को मिला दिया। प्रश्न अनुसार k1/k2 बराबर कितना दिया, 4/9। अब v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर बराबर 4/9 है। v1 और v2 को कॉमन ले लिया, स्क्वायर से हटा के 4/9 आ गया। अब v1/v2 जो स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर/3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दी, v1/v2 बराबर क्या आ गया, 2/3। ये हमारा उत्तर हो गया। एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, यह R से कम होगा। ठीक है। किसी वस्तु में जो गतिज घर्षण डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वह क्या है, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का जो मुक्त पृष्ठ क्षेत्र से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला जो वाहन है वह क्या करेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और फिर बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, 1 और 3। ठीक है। सोल्यूशन से देख लीजिएगा इसको। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, एक्सेलरेशन बराबर क्या है, t-u/t। ये त्वरण या एक्सीलरेशन को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। यहाँ पर भी कण का अंतिम वेग है, u है कण का प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, t क्या है, समय है। तो हमने जो है ये वाला चैप्टर को, प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ये वाला चैप्टर का नाम क्या था एक बार आपको बता देते हैं, यांत्रिकी, जिसके तहत हमने द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति आदि से संबंधित जो प्रश्न है उनको कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम आपको अगला टॉपिक गुरुत्व के अधीन जो गति है उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, प्लीज कमेंट भी करें। धन्यवाद।